आप याद रखना कि यदि आप रोमन भाग में अगर किसी भी पाइप को डाल रहे हो किसी भी काम के लिए, और अगर आपको वो गर्दन पे जाता हुआ दिखाई नहीं दे, इसका मतलब आप समझ जाना कि हमारा जो पाइप है ना वो ओइसोफेगस में नहीं जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो पाइप है वो ट्रेकिया में जा रहा है, श्वास नली में जा रहा है, जो आपका फेफड़ों तक चला जाएगा, जो कि आपका प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए इस चीज का पता लगाने के लिए हमें गर्दन के नीचे जाता हुआ अगर पाइप दिख रहा है तो वो ओइसोफेगस में जा रहा है। ओइसोफेगस जो आगे चलकर जो खुलेगी वो रोमन भाग में खुलती है, ठीक है। तो हमारा जो पाइप है वो एक साइड से पूरा के पूरा रोमन में चला जाएगा। अब अपन क्या करेंगे कि ये रोमन के अंदर जा चुका है, अब इसमें क्या करेंगे, दूसरी जो साइड है इसका, दूसरी साइड है तो उधर की साइड से मोटर वगैरह जैसे पानी देंगे, तो अपन क्या करेंगे दूसरी साइड से, जैसे कि ये मोटर का पाइप है ना, इसमें जैसे पानी आ रहा है तो पानी आ रहा है तो अपन थोड़ा सा इसको इसके अंदर लगा देंगे। लगाने के बाद क्या होगा कि ये पूरा जो पानी है ना वो पूरा की पूरा इस वाले पाइप में जाएगा और रोमन तक पानी चला जाएगा, ठीक है। रोमन तक पानी चला जाएगा, जाने के बाद में क्या होगा कि जैसे ही अपन का पूरा पाइप भर जाएगा, अपन इस वाले पाइप को, मोटर वाले पाइप को इस वाले पाइप से अलग कर देंगे और इस वाले पाइप को अपन नीचे की ओर कर देंगे। तो होगा क्या कि जब ये पानी बाहर निकल के आएगा तो रोमन के अंदर जो द्रव्य पदार्थ है वो भी पूरा के पूरा बाहर निकल के आ जाएगा, पूरा के पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। ये जब बाहर निकल के आता है तो लगभग 80 से 100 लीटर 80 से 100 लीटर एक गाय या भैंस के अंदर से बाहर निकल सकता है। 80 से 100 लीटर है ना, जो कि बहुत तेज बदबूदार होता है, थोड़ा सा मेहंदी जैसे कलर का होता है ना, जो कि लगभग आपका करीब 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा के पूरा बाहर निकल के आ जाता है। आधा पचा होता है। इससे पशु का जो रोमन भाग होता है वो खाली हो जाता है, पशु आराम से आराम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये वाला जो पाइप होता है बेसिकली इसे स्टोमैक ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमैक ट्यूब कहा जाता है, पशु के रोमन भाग को खाली करने में काम में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में एक स्टोमैक ट्यूब जैसी ही दूसरी नलिका होती है, ठीक है। दूसरी नलिका होती है, इस वाले नलिका का नाम होता है प्रोबैंक ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे? प्रोबैंक ट्यूब बोलते हैं। बेसिकली ये जो प्रोबैंक ट्यूब होती है ना, ये लगभग हमारे करीब 2 से 2.5 मीटर लंबी नलिका होती है और जो पूरी तरीके से सॉफ्ट होती है, ऊपर से लेदर रहता है इसके। और अपन क्या करते हैं कि इसका जो अंदर का जो भाग है इसका, इसमें हमारे पास में एक वायर होता है, एक तार होता है, ठीक है। उस तार के एक सिरे पर तार का हैंडल होता है और जो तार होता है वो आगे वाले सिरे में जब आप देखोगे तो यहाँ पे तार का जो आगे वाला भाग होता है वो नुकीला नहीं होता है, नुकीला नहीं होता है, वो थोड़ा सा गोल होता है, जिसे टिप के नाम से जाना जाता है। टिप जैसा होता है जो कि पाइप से थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। अब अपन क्या करेंगे कि कभी-कभी हमारा जो पशु होता है ना वो कभी-कभी ऐसी चीजें खा जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी ओइसोफेगस में जाके अटक जाती है, उसकी ग्रास नलिका में जाकर अटक जाती हैं। जैसे कोई पशु बॉल को खा गया, कोई गोभी को खा गया, है ना, कोई बॉल खा गया, गोभी खा गया, कोई बड़ा आलू खा गया, कोई जूते चप्पल खा गया, है ना, कुछ ऐसे पदार्थ खा जाता है जो कि ओइसोफेगस में जाके अटक जाता है, तो जो कि हमें गर्दन पर बाहर की ओर से अच्छे से दिखाई देता है। अब क्या होगा कि अगर उसके ओइसोफेगस में जाके अगर अटक गया है तो होगा क्या, तो कुछ खा पाएगा ना कुछ पी पाएगा, क्योंकि जब हमारी ओइसोफेगस अगर बंद हो गई तो रोमन में कुछ जाएगा ही नहीं और रोमन की जो भी गैसें हैं वो भी बाहर निकल के नहीं आ पाएंगी, तो ओइसोफेगस हमारा बंद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी अपन इस प्रोबैंक ट्यूब को लेंगे और अच्छे से हम मुंह के अंदर उसके डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि जैसे ही वहां पर जाके ये अटकने लग जाए, जैसे ही रुकने लग जाए, इसका मतलब हमारी ओइसोफेगस जो ट्यूब है वो वहां तक यहाँ पर पहुंच चुकी है हमारी, ठीक है, प्रोबैंक ट्यूब। अब अपन क्या करेंगे कि दूसरी साइड में जो हमारे पास में जो तार होता है, वायर होता है, अपन उस वायर को क्या है कि बार बार आगे की पीछे की तरफ करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा कि जो वायर का जो आगे वाला जो हिस्सा था वो कहीं ना कहीं उस वस्तु के ऊपर जाके टकराएगा और टकराने के बाद में उस वस्तु को वो आगे की ओर धक्का देगा और आगे की ओर जब धक्का देगा तो वो जो वस्तु है वो रोमन भाग में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? रोमन भाग में चली जाएगी। और रोमन भाग में अगर कोई वस्तु, अगर कोई सब्जी वगैरह गई है तो वो तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो तो फिटमेंट वगैरह हो जाएगा, वो तो आराम से उसके अंदर बच जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु चली गई है जिसका कभी पाचन नहीं हो सकता, जैसे कोई जूता चप्पल चला गया है, कोई कपड़ा वगैरह चला गया है ना, कोई बॉल वगैरह चली गई है, तो ऐसी वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, रोमन भाग से निकालने के लिए हमें एक सर्जरी करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, जिसे अपन रोमनिटोमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रोमनिटोमी के नाम से जानते हैं।
तो ये जो बीमारी होती है, गले में कोई चीज अटक जाती है, ग्रस्ता बंद हो जाती है, इस वाली बीमारी को अपन चौक बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौक बीमारी। वैसे भी हम गाँव में बोलते हैं कोई चीज जब रुक जाती है तो वो ब्लॉक हो गई है, चौक हो गई है ना। तो इस वाली बीमारी को चौक बोलते हैं, जिसमें हमारी ओएसोफेगस बंद हो जाती है। और इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे पास में जो ट्यूब होती है, नलिका होती है, इसका नाम प्रोबैंक ट्यूब होता है। क्या होता है? प्रोबैंक ट्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास में एक नलिका होती है हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास में एक इस प्रकार की नलिका होती है, एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक रहता है। बेसिकली क्या होता है कि कोई मादा पशु अगर होता है हमारे पास में, या कोई पशु होता है, तो जैसे क्या होता है कि किसी कारण की वजह से, जैसे अपन को मादा पशु है, अगर उसके अंदर कोई जैसे अबॉर्शन हो गया है, दवा पिलानी है उसको, दवा डालनी है, मतलब बच्चा है वो मर चुका है, गर्भपात हो गया है पशु का, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि गर्भाशय की हमें साफ सफाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह होते हैं, उसके द्वारा हमें गर्भाशय की साफ सफाई करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम इसके एक सिरे को इसके अंदर लगा देंगे, और लगाने के बाद में क्या होगा कि इसको अपन यहाँ पर टांग देते हैं, किसी जगह पर जैसे अपन यहाँ पर टांग देते हैं इसको, और टांगने के बाद में क्या होता है कि इसमें एंटीसेप्टिक वाला तरल पदार्थ होता है ना, होता है। इसमें पानी की मात्रा होती है, जो कि इसके माध्यम से सीधा पानी आता रहता है, और इसको अपन यूट्रस वगैरह में डाल देते हैं, और यूट्रस वगैरह में डालकर अपन यूट्रस की पूरे की सफाई कर देते हैं इससे। ठीक है, ऐसे काम देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पशु जो है वो आसानी से मल वगैरह त्याग नहीं कर पाता है, मल त्याग नहीं कर पाता है, तो जैसे अपना साबुन के पानी का घोल होता है ना, या फिर अपन के ऑयल वगैरह होते हैं, है ना, तो अपन क्या करते हैं कि अपन को मिक्स करके पानी के घोल वगैरह को करके, और हम उसके रेक्टम भाग में डाल देते हैं। कहाँ पर डाल देते हैं? रेक्टम भाग में डाल देते हैं। तो रेक्टम भाग में डालने से क्या होता है कि यहाँ पर पानी का घोल वगैरह जाता है रेक्टम भाग में, तो जो जमा हुआ मल है वो आसानी से क्या है कि बाहर की ओर निकल के आ जाता है। तो इसे एनेमा ट्यूब या एनेमा पंप के नाम से भी जाना जाता है, एनेमा ट्यूब कहा जाता है इसे। ठीक है, ये उपकरण हमारे पास इस तरीके का आता है। बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हमारे विभाग का एक जानवर डॉग भी होता है ना, डॉग भी होता है, तो कभी अपन को डॉग का ट्रीटमेंट करना होता है ना, या डॉग का कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉग का इलाज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि डॉग का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो डॉग एक ऐसा जानवर है कि अगर आपने उसको छेड़खानी करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको आघात कर सकता है, आपको काट सकता है। तो बेसिकली क्या करते हैं अपन कि डॉग के जो मुंह होता है, इस डॉग के मुंह के ऊपर, जैसे डॉग का ये मुंह है, तो अपन इस डॉग के मुंह को अपन इसके अंदर लगा के और इसको ऊपर से अपन बांध देते हैं, गर्दन के ऊपर बांध देते हैं। इससे क्या होगा कि हम जो ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे तो कुत्ता जो है वो अपने मुंह को नहीं खोल पाएगा, तो कुत्ता जब अपने मुंह को नहीं खोल पाएगा तो हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार का अटैक वगैरह का, किसी प्रकार का आघात वगैरह का, चोट वगैरह का, फाटे जाने का कोई डर नहीं रहता है। बेसिकली इसको अपन मजल के नाम से जानते हैं, डॉग मजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग मजल कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि हमारे पास में कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। ठीक है, हमारे पास में एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ये प्योर स्टील का बना होता है और अच्छी क्वालिटी की स्टील होती है इसके अंदर, है ना। बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वर्निजो कास्टेटर। क्या नाम होता है? वर्निजो कास्टेटर इसका नाम होता है। देखा जाए तो बेसिकली ये दो प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के? दो। ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये छोटा वाला वर्निजो कास्टेटर है। एक जो इससे बड़ा आएगा वो बड़ा वर्निजो कास्टेटर होता है। ठीक है, तो वर्निजो कास्टेटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। बेसिकली ये वर्निजो कास्टेटर का जो उपयोग है इसको अपन सिर्फ मेल एनिमल में करते हैं, नर पशुओं में करते हैं। और नर पशुओं में भी अपन इसका जो उपयोग है वो हम उसको कास्टेशन करने में या बधियाकरण करने में करते हैं। किसमें? कास्टेशन करने में या बधियाकरण करने में करते हैं। कास्टेशन करने का या बधियाकरण करने का मतलब ये होता है कि उसकी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, तो वृषण को पकड़ के और उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबा दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि उसके अंदर अपना स्पर्म वगैरह जो है और सीमन वगैरह है वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं और उसके अंदर किसी प्रकार की प्रजनन क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती है, प्रजनन क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, एक उस प्रकार का है। तो बड़ा जो होता है वो अपन का
लार्ज बड़े जो कैस्टेटर कहते हैं, और बड़ा जो है वो अपन बड़े पशुओं में यूज करेंगे, जैसे हमारा गाय भैंस है, बड़े पशु है हमारे, ठीक है। और छोटे पशु हमारे पास में जैसे भेड़ा है, बकरा है, उनमें छोटे वाले का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें ये भी देखना है कि स्पेशली जो घोड़ा होता है, घोड़े का जो जनन तंत्र होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, चिकना होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए उसमें बड़े कैस्टेटर का उपयोग नहीं करते हैं अपन। उसके लिए अपन एक दूसरे प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक दूसरे प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे अपन इमेस्कुलेटर कहते हैं, इमेस्कुलेटर कहते हैं। तो ये याद रखना है कि घोड़े में स्पेशली बधियाकरण करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे इमेस्कुलेटर कहते हैं। और घोड़े के अलावा जो नर पशु होते हैं उनमें बधियाकरण करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे अपन वर्डजो कैस्टेटर कहते हैं, ठीक है। इमेस्कुलेटर दिखने में तो आपका इसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा शार्पनेस होता है, थोड़ा सा पैना होता है ना, जबकि ये थोड़ा सा ब्लंट होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा होता है, ठीक है। इस चीज का अपन यूज करते हैं। उसके बाद में आपके दिख रहा होगा कि हमारे पास में एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इस वाले इंस्ट्रूमेंट को अपन हुक कटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हुक कटर के नाम से जानते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जैसे क्या होता है कि काफी सारे पशु होते हैं, तो जैसे पशुओं के अंदर जैसे खुर होते हैं वैसे ही हमारे हाथों में नाखून होते हैं, है ना। ये जो नाखून होते हैं और जो खुर वगैरह होते हैं, बेसिकली अगर इनको हम टाइम टू टाइम अगर नहीं काटे तो ये काफी बड़े हो जाते हैं, और काफी बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी काम है उनको करने में हमको दिक्कत आती है। अगर हम 10, 15, 20 साल के लिए अपने नाखूनों को नहीं काटें तो वो एक फट के नाखून हो जाएं और शायद अपन जो नॉर्मल काम करते हैं उन नॉर्मल कामों को भी नहीं कर पाए। उसी तरीके से पशुओं के अंदर क्या है कि टाइम टू टाइम खुरों को काटना पड़ता है। अगर हम खुरों को नहीं काटते हैं तो पशु के जब खुर बड़े हो जाते हैं तो पशु को क्या है कि एक बेचैनी महसूस होती है, पशु के पैरों में दर्द होने लगता है, पशु अच्छे से चल नहीं पाता है, खुर होते हैं वो आपस में टकराने लग जाते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम अपन क्या करते हैं, उसके खुर अगर बड़े हो जाते हैं तो इस हुक कटर उपकरण की सहायता से पशुओं के खुरों को काटने का काम करते हैं। किसको काटने का काम करते हैं? खुरों को काटने का काम अपन करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास में एक ये उपकरण होता है, ये वाला जो आप उपकरण देख रहे हो, है ना, ये वाला जो उपकरण होता है बेसिकली इसको अपन वेजाइना स्कैपुलम बोलते हैं। इसको वेजाइना स्कैपुलम बोलते हैं, और वेजाइना यानी कि योनि का स्कैपुलम। बेसिकली ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक लार्ज वेजाइना स्कैपुलम होता है और एक स्मॉल वेजाइना स्कैपुलम होता है। बेसिकली हमारा जो मेरे हाथ में अभी आप जो देख पा रहे हो ये आपका स्मॉल वेजाइना स्कैपुलम है, ये स्मॉल वेजाइना स्कैपुलम है। स्पेल अपना जो स्मॉल वेजाइना स्कैपुलम का, स्मॉल का मतलब छोटा और लार्ज का मतलब बड़ा, है ना। तो छोटा जो वेजाइना स्कैपुलम है इसे मैं छोटे मादा पशुओं के ऊपर यूज करूंगा, और जो लार्ज वेजाइना स्कैपुलम है उसे मैं बड़े पशुओं के ऊपर यूज करूंगा। बेसिकली ये आपका फीमेल के अंदर यूज किया जाएगा, वेजाइना यानी कि फीमेल के अंदर यूज किया जाएगा। किस कंडीशन में अपन इनको यूज कर सकते हैं? तो जैसे यदि अपन का वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है, वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है, अगर योनि मार्ग का परीक्षण करना है हमें कि योनि मार्ग में कोई संक्रमण तो नहीं है ना, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं बनी है, योनि मार्ग में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना, योनि मार्ग हमारा जो है वो पूरी तरीके से हेल्थी स्वस्थ है या नहीं है। तो योनि मार्ग में किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली योनि मार्ग में पहले अपना जैसे रहता है तो जैसे अपन कर दिया, उसके बाद में इसको अपन प्रेस करेंगे तो योनि मार्ग अपना ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में इसको अपन यहाँ से कस देंगे, कसने के बाद में ओपन रहेगा तो अपन ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से अपन योनि मार्ग का पूरी तरीके से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। योनि मार्ग के अंदर अपन सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी अपन इसका उपयोग योनि मार्ग के परीक्षण के लिए तो करते ही करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कीमत तो नहीं है, कोई छाले तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। करने के लिए इसके साथ साथ क्या करते हैं अपन के, जैसे कभी EI वगैरह अपन करते हैं तो आराम से अपन EI कर सकें, उसके लिए भी अपन करते हैं, है ना। अगर अपन को कोई औषधि वगैरह अगर अपन को योनि मार्ग में रखनी है, औषधि वगैरह रखनी है, तो औषधि वगैरह को भी बड़े अपन आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से ओपन है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
और जब हमारा काम पूरा हो जाता है इसको खोल देते हैं, खोलने के बाद फिर वापस ये नीचे आ जाते हैं, वापस पर निकाल लेते हैं। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसे अपन वेजाइना स्केपुलम बोलते हैं। क्या वेजाइना स्केपुलम स्केपुलम कहा जाता है ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट रहता है। आगे जब आप देखोगे तो मेरे पास में जो एक पेचकस जैसा आपको उपकरण दिख रहा है, ठीक है, ये जो पेचकस जैसा आपको उपकरण देख रहे हो, बेसिकली ये मेरे पास में जो है, मेरे पास में है ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का है। मेरे पास में ये बिना लाइट से चलने वाला है। ये हाथ से बना हुआ एक उपकरण है। तो आप याद रखना कि होता क्या है कि हमारे पास में जो पशु होते हैं, और पशु होते हैं तो जो छोटे बछड़े होते हैं, हमारे पास में छोटे बछड़े या बछड़ी होते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पशु जब बड़ा हो तो उसके अंदर सींग नहीं होने चाहिए, हम बिना सींग के अपने पशु को देखना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चे की उम्र जब लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते की जब उम्र हो जाती है, लगभग 10-12 दिन की उम्र हो जाती है ना, तो वहां पर अपन क्या करते हैं कि उसकी जो कलका होती है, तो उसकी जब कलकाओं को अपन क्या करते हैं, दबा के खत्म कर देते हैं, या जो बड़ होती है, कलका होती है, उनको खत्म कर देते हैं अपन, शुरुआत में खत्म कर देते हैं, है ना। तो जब पशु बड़ा होता है तो वो कलका वापस नहीं बनती है। कलका का मतलब ये होता है कि वापस वो सींग नहीं बनेंगे, ठीक है। तो पशु का जैसे ये सिर होता है तो ये छोटी इस तरीके की कलका होती है उसके ऊपर, है ना। अब अपन करते क्या है कि अपन चाहते हैं कि आगे चल के इसमें सींग ना बने, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसकी कई सारी मेथड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसकी भौतिक विधि होती है। भौतिक विधि में अपन क्या करते हैं, भौतिक विधि में अपन ये करते हैं कि मेरे पास में आपको जो उपकरण दिख रहा है, इस वाले उपकरण का नाम है इलेक्ट्रिक डी-हॉर्नर। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक डी-हॉर्नर। इलेक्ट्रिक डी-हॉर्नर कहते हैं। बेसिकली लाइट से चलने वाला होता है। अब अपन क्या करेंगे कि आपने जैसे देखा होगा कि कई सारे लोग टांके लगाने वाले होते हैं, मोबाइल वगैरह पर, कुछ प्लेट वगैरह पर टांके लगाते हैं अपन, है ना। जो होते हैं अपने रिपेयरिंग सेंटर वाले होते हैं, टांके लगाते हैं। तो एक आयरन होता है, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास में। वो क्या करता है, इसमें एक तार निकला होता है, उसको जब लाइट से लगा देता है तो आगे वाला भाग पूरी तरीके से गर्म हो जाता है उसका, ठीक है। उसमें फिलामेंट होता है, वो गर्म हो जाते हैं। अब क्या होगा कि इसी तरीके से ठीक उसी सिद्धांत पर हमारा ये उपकरण काम करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक डी-हॉर्नर होता है, इसको अपन को लाइट में लगाना है, और लगभग जब हमारा इसका तापमान 538 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या हमारा तापमान 1000 फ़ारेनहाइट हो जाए, जब ये वाला तापमान हो जाए तो लगभग हमें यहाँ पर लगभग 8 से 10 सेकंड के लिए अपन क्या करेंगे, जब ये गर्म हो जाएगा तो अपन इसके ऊपर इसको लगा के रख देंगे। ऐसे जब अपन इसके ऊपर जैसे इसको लगा के रख देंगे तो जो अपनी जो बड़ होती है, अपनी जो और बड़ होती है, सींगल्ला होती है, वो क्या होता है, वही जल जाती है। क्या होता है, जल जाती है। जलने के बाद में क्या होगा कि ये सींग कलका वापस क्या होती है, बड़ी नहीं होती। और जब पशु हमारा बड़ा होता है तो उसमें कोई भी सींग नहीं पाता, ठीक है। एक तो ये होता है। और उसके बाद में अपन चाहते हैं कि नहीं, अपन इसके द्वारा नहीं करना चाह रहे, हम रासायनिक विधि के द्वारा इसके लिए बेटा रासायनिक विधियों में आपको याद रखना है कि हमारे पास में दो होते हैं। एक तो हमारे पास में KOH होता है, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एक हमारे पास में जो होता है वो NaOH होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये दो रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनको हमें हाथ में लेना है, और सींग कलका के ऊपर यदि अपन इसको घिसते हैं तो ये दोनों रासायनिक पदार्थ और सींग कलकाओं को जला देती हैं, खत्म कर देते हैं। तो रासायनिक पदार्थ द्वारा हम भी सींग कलकाओं को खत्म कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं अपन का, ठीक है। ये वाला आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट के अलावा आपके पास में जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, आपके अलावा इसके अलावा ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जैसे क्या होता है कि पशु के अंदर काफी सारे अंग होते हैं, काफी सारे भाग होते हैं, और काफी सारे भागों में अपन को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो उसके अंदर। तो जैसे अपन पहचाना स्केपुलम के द्वारा, जैसे हम योनि मार्ग का परीक्षण कर रहे थे, तो कभी कभी क्या होता है कि पशु के मुंह को देखने छाले वाले हो जाते हैं,
पशु के मुंह को देखने की जरूरत पड़ती है। पशु को यदि अपन को कोई दवा वगैरह पिलानी है या कोई दवा वगैरह देनी है, या पशु के मुंह के अंदर कोई छाले वगैरह देखने हैं, कोई सूजन वगैरह देखनी है, पशु की जीभ के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, पशु के दांतों के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पशु के अंदर मुंह में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कुल मिला के अपन माउथ एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? माउथ एग्जामिनेशन करते हैं, मुख का परीक्षण करते हैं। तो मुख के परीक्षण करने के लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे अपन फुल माउथ गैग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फुल माउथ गैग। फुल माउथ गैग, फुल का मतलब पूरा, माउथ का मतलब मुंह, गैग का मतलब एक उपकरण जो कि मुंह को खोलने का काम करता है। तो ऐसा उपकरण जो पूरे मुंह को खोलने का काम करता है, तो इसके द्वारा अपन मुंह को खोलकर और दांतों के बीच में फंसा के और मुंह को अपन आसानी से देख सकते हैं, और इसके द्वारा ये पूरा पूरा मुंह दिखेगा। अब इसमें आप अपने हाथ से कुछ भी काम करते रहो, पशु अपने दांतों के द्वारा आपको काट नहीं सकता, क्योंकि दोनों दांतों के बीच में ये प्लेट लगी हुई है ना, और कसा हुआ है। तो हम मुंह के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं अपन लेफ्ट साइड में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट को अपन फुल माउथ गैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल माउथ गैग कहा जाता है। इस वाले इंस्ट्रूमेंट का फुल माउथ गैग होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो देखिए, ये तो सर सेकंड ईयर में आओगी ना, सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड ईयर में आओगे। उसके बाद में देखते हैं जैसे हमारे पास में कुछ उपकरण और रहते हैं। बेसिकली ये सेकंड ईयर में आएंगे। एलपीएम का भाग है, आपके एलपीएम का भाग है। जैसे क्या होता है कि मेरे पास में जैसे कि आपका ये है, मेरे पास में जैसे आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये वाला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इसको अपन टीट स्लाइडर के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे गांव के अंदर हमारे भैंस होती है और हमें पता चलता है, हमारे पिताजी बोलते हैं, भाई बोलते हैं कि हमारी भैंस अच्छी खासी बंधी हुई थी, कल तो हमने शाम को इसका दूध निकाला है। अब रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह जाके देखा है तो उसका कोई थन सूज गया है ना, उसका थन सूज गया है ना, थन सूज के एकदम कठोर हो गया है। कभी कभी बोलते हैं कि अपन दूध निकाल रहे हैं तो उसमें से दूध ही नहीं आ रहा है, उस वाले थन में से दूध ही नहीं आ रहा है। कभी कभी पता चलता है कि दूध तो आ रहा है लेकिन वो खून मिला हुआ आ रहा है, उसमें ब्लड की मात्रा आ रही है। कभी कभी अपन बोलते हैं कि दूध तो आ रहा है लेकिन वो छर्रे आ रहे हैं दूध के, है ना, एक जैसी धार नहीं आ रही है, छर्रे के रूप में आ रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली क्या होता है कि ये वाला जो रोग होता है ना, जिसमें कोई थन सूज जाता है ना, थन सूज जाता है, हमारा थन में गांठ पड़ जाती है ना, ये वाला जो रोग होता है उसको अपन मेटाइटिस कहते हैं। मेटाइटिस रोग होता है, इसको हिंदी में थनैला रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? थनैला रोग कहते हैं अपन इसको। बेसिकली क्या होता है कि थनैला रोग आपका 3 प्रकार का हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम है ना वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें सिर्फ थन है वो सूज जाएगा, सिर्फ थन सूज जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि थन सूज भी जाएगा और दूध निकालेंगे तो दूध के साथ में ब्लड की मात्रा आएगी, खून मिला हुआ अपना दूध आता है, ठीक है। तीसरा जो आपकी स्थिति बनती है थनैला रोग की, तीसरा जो रहता है वो ऐसा रहता है कि थन के अंदर सूजन भी होगी और थन को जब वो अपन ऊपर से दाब के देखेंगे तो वो एकदम कठोर भी होगा और उसके अंदर गांठें भी होंगी। क्या होगा? गांठें भी होंगी। सबसे ज्यादा डेंजर थनैला रोग यही है, सबसे ज्यादा डेंजर यही है, क्योंकि जब तक थन के अंदर सूजन है तब तक आप थन को ठीक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उस थन के अंदर सूजन के साथ साथ में अगर ब्लड आ रहा है तब भी आप थन को ठीक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी जो थर्ड स्टेज होती है, इसकी थर्ड स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि थन सूज भी जाता है और थन के साथ में क्या होता है कि ब्लड वगैरह कभी कभी दूध के साथ आता है या दूध नहीं आता है और थन के अंदर गांठ बन जाती है। तो गांठ बन जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जिसकी थन के अंदर गांठ बन जाती है उस थन को थोड़ा सा ठीक करना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा वो थन है ना वो फिर परमानेंटली खराब होता है। तो इसको फाइब्रस मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। फाइब्रस मेटाइटिस कहते हैं। फाइब्रस मेटाइटिस अगर किसी पशु में हो गया तो उस थनैला रोग का इलाज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होता। तो गांठ वाला जो है आपका वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये हमारे पास में होता है, इसको अपन थन के अंदर डालते हैं, इसको थन के अंदर डालेंगे। थन के अंदर डालने के बाद में क्या होगा, इसका जो ये वाला भाग है यहाँ से क्या होगा कि अपन इसको जब पंच करते हैं तो यहाँ पे एक ब्लेड लगा होता है, ये ब्लेड अपन ऊपर नीचे करेंगे तो इस ब्लेड के द्वारा जो गांठ है ना वो थोड़ा सा वहां से कट जाएगी
और पटने के बाद में हो सके तो थन सही हो जाए, लेकिन 99.99% ये रहता है कि जो जिसमें गांठ रहती है, फाइब्रस रहता है, वो थन है वो लगभग आपका ठीक नहीं हो पाता है। बाकी का थन में सूजन है और दूध आ रहा है, वो ब्लड मिला हुआ आ रहा है, रक्तवात आ रहा है, उसको लगभग ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा ही उपकरण दूसरा आता है, एक ऐसा ही उपकरण दूसरा आता है जिसे अपन कीट साइकिल कहते हैं। अगर होगा इसमें तो मैं आपको बताता हूँ। मैडम जी हंसना वाला है या मैडम जी? ये वाला जो आपके पास उपकरण है ना, ये उपकरण जो होता है इसको टीट साइफन कहते हैं। इसको टीट साइफन कहते हैं। बेसिकली इसमें एक पतला तार लगा होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक पतला तार होता है जिसे टीट साइफन कहते हैं। ये क्या करेंगे, इस पतले तार को अपन इसके अंदर डालते हैं, इस पतले तार को अपन इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालने के बाद में क्या होगा, इसको अपन जब ऊपर नीचे करते हैं तो धन के अंदर कोई अगर हल्की मोटी रुकावट है, कोई हल्की पतली अगर रुकावट ऊपर नीचे करेंगे जब के अंदर कोई रुकावट है, गांठ वगैरह नहीं है, गांठ वगैरह नहीं है, लेकिन हल्की सी कोई रुकावट है, ऊपर नीचे हल्की सी रुकावट को दूर करने के लिए, उस थन से दूध को बाहर लाने के लिए हम जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, उसको टीट साइफन कहते हैं। उसे टीट साइफन कहते हैं। ऊपर नीचे करेंगे। थन के अंदर कोई गांठ है, थन के अंदर यदि कोई गांठ है तो उस गांठ को दूर करने के लिए तो हमें ये ब्लेड जैसे भाग दिखाई दे रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये सबको दिखाई दे रहा होगा। ये ब्लेड जैसे छोटे छोटे ब्लेड जैसे भाग दिखाई होते हैं, इसको अपन इसके अंदर डाल देते हैं। उसको डालने के बाद में ये गांठ को काटने का काम करता है, और गांठ को काटने का काम जो करता है उसे टीट स्लाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीट स्लाइडर कहते हैं। ये टीट स्लाइडर होता है, और जो नॉर्मल हल्की रुकावट को दूर करने का काम करता है उसे टीट साइफन कहते हैं। तो टीट साइफन नॉर्मल थन की रुकावट को दूर करने में काम में लेते हैं, और टीट जो स्लाइडर होता है इसका यूज अपन किसी भी प्रकार की गांठ को दूर करने के लिए। उसके बाद में आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारा पशु है वो कभी गिर जाता है, एक्सीडेंट में गिर जाता है, कभी वो किसी ऊंचे स्थान से कूद जाता है ना, कूद जाता है, या उस पशु के ऊपर कोई चीज गिर जाती है भारी, तो कभी कभी हमारे पशु में हाथ में पैर में कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है। कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद में हम डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं उसे, और डॉक्टर क्या करता है, उसे हड्डी को जोड़ने के लिए उसके ऊपर पीओपी लगाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाता है, प्लास्टर चढ़ाता है, प्लास्टर चढ़ाता है, उसको काटते हैं। चढ़ाता है, जो प्लास्टर चढ़ता है तो पहले तो वो बिल्कुल एकदम द्रव्य अवस्था में होता है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है, अच्छा चिपका देते हैं अर्ध ठोस अवस्था में। उसमें कैल्शियम होता है, तो हड्डी होती है, उस कैल्शियम को सूख लेती है, और हड्डी जब कैल्शियम को अवशोषित कर लेती है तो हड्डी आपस में जुड़ जाती है। अब क्या होगा कि अपन उस प्लास्टर को अपन को काटना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हड्डी जुड़ गई और प्लास्टर भी चढ़ाई है, हमें इसको काटना पड़ता है। तो हमारे पास में एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम प्लास्टर कटर होता है। इसका नाम प्लास्टर कटर होता है। इस प्लास्टर कटर के द्वारा हड्डी के जुड़ने के बाद में उस प्लास्टर को आसानी से अपन काट सकते हैं, आसानी से उस प्लास्टर को काट सकते हैं। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको प्लास्टर कटर कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको ये पेचकस जैसा दिखाई दे रहा है, आपको पेचकस जैसा दिखाई दे रहा है। बेसिकली इसके दो भाग होते हैं, एक इसके अंदर ट्रम्पर होता है, एक इसके अंदर कैनुला होता है। मेरे हाथ में आपको जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, नींद आ रही है चेहरा तो क्या होता है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग है, इसको अपन ट्रम्पर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्रम्पर कहा जाता है। और मेरे हाथ में ये वाला जो भाग है आपका, ये आपका कैनुला, आपका या फिर आपका जैसे ये आपका कैनुला, सॉरी ये आपका कैनुला होता है, और ये आपका ट्रम्पर होता है। ये ट्रम्पर होता है, ये कैनुला होता है आपका। बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपका जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, आपका इस तरीके से रहता है पूरा इसके। अब अपन क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे जो पशु होते हैं, कभी कभी हमारे जो पशु होते हैं, तो उन पशुओं का जो रोमन भाग होता है वो कुछ ऐसी चीजें खा जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें खा जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो आमाशय का जो रोमन भाग है उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा गैस भरने लग जाती है, उसमें बहुत ज्यादा गैस भरने लग जाती है।
और गैस जब भर जाती है तो उनका जो पेट है ना वो एकदम फूल जाता है। क्या होता है? एकदम फूल जाता है। और फूलने की वजह से क्या होता है कि पशु बहुत ज्यादा बेचैन हो जाए, वो खाना पीना बंद कर देता है, बेचैन हो जाता है, बार बार अपने पेट की तरफ देखता है, बार बार वो पैरों को मारने की कोशिश करता है क्योंकि गैस भर चुकी है, गैस भर चुकी है ना, दर्द हो रहा है उसके पेट में, है ना। इसको अपन कहीं ना कहीं आफरा भी बोलते हैं, आफरा बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको टिम्पेनी कहा जाता है। जैसे टिम्पेनी कहा जाता है तो होता कैसा है, जैसे कि हमारा ये पशु है, हमारा ये पशु है, तो पशु की जो लेफ्ट साइड होती है, तो पशु की ये वाली साइड है, ये तो राइट है, और ये वाली साइड है वो लेफ्ट है। तो होगा क्या कि पशु की जो पसलियां पाई जाती हैं, तो लेफ्ट साइड में पशु की पसलियां, अपन को पता कैसे चलेगा कि ये ट्रंकर कैनुला हमें कहाँ लगाना है, पता कैसे चलेगा इसका? तो सबसे पहले हमें एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए। एनाटॉमी के नॉलेज का मतलब ये है कि हमें पशु की संरचना के बारे में पता होना चाहिए कि पशु के शरीर में कौन सा अंग कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अपन को यदि रोमन भाग का पता लगाना है तो कैसे लगाओगे आप? तो पशु की लेफ्ट साइड में, जैसे पशु मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ है, पशु मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ है, तो पशु की लेफ्ट साइड ये वाली होगी, और अगर मैं पशु की स्थिति में ऐसे खड़ा हो जाऊं तो पशु की लेफ्ट साइड ये वाली होगी। तो पशु की लेफ्ट साइड में हमेशा रोमन पाया जाता है, पशु की लेफ्ट साइड में रोमन पाया जाता है। कि सर हम पता कैसे लगाएंगे कि रोमन है कहाँ पर? तो आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी को ऐसे बनाना है, आपको अपनी मुट्ठी को ऐसे बनाना है, और ऐसे मुट्ठी को बनाते हुए आपको ऐसे करके लेके आना है। तो आप जब ऐसे करके लेके आओगे तो वहां पर आपको पसलियां महसूस होंगी, और पसलियां महसूस होंगी तो क्या होगा, जहां पर पसलियां खत्म हो जाएंगी वहां पर आपकी ये मुट्ठी थोड़ा सा अंदर की तरफ चली जाएगी, तो जहां पर आपकी मुट्ठी अंदर की तरफ जा रही है, तो वो जिस क्षेत्र के अंदर की तरफ जा रही है उस क्षेत्र का नाम होता है पैरालंबर फोसा। कौन सा होता है? पैरालंबर फोसा। ये पैरालंबर फोसा है, इस पैरालंबर फोसा के अंदर ही रोमन भाग है वो प्रेजेंट होता है। पैरालंबर फोसा के अंदर ही रोमन भाग है वो प्रेजेंट होता है। हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर जो एक टिप लगा होता है इसका, उस टिप को तो हमें निकाल देना है, और निकालने के बाद में हमें क्या करना है, अपन को इस तरीके से पकड़ना है, अंगूठा हमारा इसके ऊपर रहेगा, अंगूठा इसके ऊपर रहेगा, और हमें हमारी जो उंगली है नीचे वाली वो इस वाले फोल्ड के नीचे रहेगी, इस वाले फोल्ड के नीचे रहेगी, बाकी तीनों उंगलियां बीच में रहेंगी। ऐसे करने के बाद में अपन क्या करेंगे, सीधा अपन ऐसा करने के बाद अपन क्या करेंगे, सीधा अपन इस तरीके से, जैसे ये अपना पैरालंबर फोसा है, अपन क्या करेंगे, सीधा अपन इसके अंदर घुसा देंगे, और पूरे को नहीं निकालना है, सिर्फ इसके अंदर अपन को ट्रंकर को बाहर निकालना है। किसको बाहर निकाल दोगे? ट्रंकर को बाहर निकाल दोगे। तो इसकी वजह से वो रोमन भाग में तो छिद्र हो गया, रोमन भाग में छिद्र हो गया, अब ये ट्रंकर कैनुला उसके अंदर लगा रह गया। अब रोमन भाग में जो गैस हो गई ना, वो इसके माध्यम से पूरी की पूरी गैस है निकल जाएगी, ठीक है। तो किसी पशु के अंदर जब आफरा हो जाता है, टिम्पेनी हो जाती है, रोमन भाग में गैस भर जाती है, रोमन भाग में गैस भर जाती है, उस गैस को बाहर निकालने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ट्रंकर कैनुला। क्या होता है? ट्रंकर कैनुला। इसके बेसिकली दो भाग होते हैं, जो रोमन भाग में लगा रह जाता है वो कैनुला होता है, और जिसे बाहर निकाल दिया जाता है ये ट्रंकर, ठीक है। ये आपका टिम्पेनी बीमारी है, रोमन भाग को खत्म गैस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में एक आपको जो दिख रहा है, बेसिकली आजकल हर मेडिकल हर स्टूडेंट के पास में ये होना चाहिए। इसका नाम थर्मामीटर होता है। क्या होता है? थर्मामीटर होता है। आजकल हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आने लग गए हैं। ये जो थर्मामीटर होता है, तो किसी पशु का यदि हम ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो तापमान टेम्परेचर है वो कम होता है, काफी सारे लोगों में तापमान टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपका मिल्क फीवर रोग होता है, मिल्क फीवर रोग के अंदर क्या होता है, तापमान कम हो जाएगा पशु का, ठीक है। और जैसे आपका कोई बैक्टीरियल डिजीज है, कोई जीवाणु से संबंधित रोग है, कोई संक्रमण हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो ये जो थर्मामीटर होता है ना, इस थर्मामीटर के द्वारा हम किसी भी पशु के तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस वाले थर्मामीटर का उपयोग अपन जब भी कर सकते हैं जब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पशु का तापमान कितना होता है सामान्य। जब तक हमें सामान्य का ही पता नहीं है, नॉर्मल का ही पता नहीं है, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका कम है कि ज्यादा है। हमें नॉर्मल पता होगा तभी पता चलेगा कि इसका नॉर्मल है कि ज्यादा है
या कम है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है घोड़ा है घोड़े है ऊंट है ना, हम क्या करते हैं कि उनकी पूंछ को थोड़ा सा उठाते हैं, उनकी पूंछ को ऊपर से थोड़ा सा उठाते हैं और उनका जो जुदा मार्ग है रेक्टम भाग है, उस रेक्टम भाग की बिल्कुल एकदम झिल्ली के साइड में एकदम उसकी रेक्टम भाग से चिपका के, जैसे रेक्टम भाग है, जैसे रेक्टम भाग है तो बिल्कुल एकदम जल्दी से चिपका के मैं यहाँ पर इस थर्मामीटर को रख दूंगा। रखने के बाद में क्या होगा, कंडीशन एक होना चाहिए कि आपका जो रेक्टम भाग की जो आंतरिक परत है उससे आपका थर्मामीटर पूरी तरीके से चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये थर्मामीटर आपका बीच में ही रह गया तो आपकी यहाँ पर कोई भी परत नहीं है, कोई भी मसल्स नहीं है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर आप नोट नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आपको टेम्परेचर चेक करना है तो आपको थर्मामीटर को साइड में लगाना है और चिपकाना है। यहाँ पर चिपकाने से क्या है कि उसका तापमान होगा वो आ जाएगा। तो गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता सुअर है ना, ये जितने भी पशु हैं उनमें तापमान जो नोट किया जाता है वो नोट किया जाता है उनके रेक्टम भाग से। कहां से किया जाता है? उनके रेक्टम भाग से नोट किया जाता है। लेकिन जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी होता है मुर्गी होती है, उनके अंदर तापमान यदि आपको नोट करना है तो उनकी जो लास्ट वाला जो भाग होता है उसे क्लोएका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोएका। उसे क्लोएका कहा जाता है, जिसमें जनन तंत्र भी होता है, उत्सर्जन तंत्र भी होता है ना, और आपका कौन सा होता है? जनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया और एक पाचन तंत्र वाला भाग हो गया, ठीक है। ये तीनों तंत्र आकर एक ही जगह पर खुलते हैं, यानी कि मुर्गी अंडा भी वहीं से देगी, मूत्र भी वहीं से करेगी, बच्चा भी वहीं से, बीट वगैरह जो भी है वो भी वहीं से करेगी। तो एक कॉमन भाग होता है तीनों तंत्रों का। तो पक्षियों में क्लोएका के माध्यम से तापमान को नोट किया जाता है। पक्षियों में तापमान हमेशा क्लोएका के माध्यम से नोट किया जाता है, और पक्षियों के अलावा जो भी जानवर होते हैं उनमें तापमान नोट